हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टार सिटी अनूपपुर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय साहू है और जैसा कि आप पिछले कई दिनों से मेरे इस प्रयास में को देख रहे होंगे कि मैं इस चैनल को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी कड़ी में भारतीय अर्थव्यवस्था का सीरीज चालू किया है मैंने, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक क्रम से पढ़ेंगे और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है, अर्थव्यवस्था को जो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उनको मैं अपने भाषा में समझाऊंगा और अपने द्वारा बनाए गए नोट्स के द्वारा समझाऊंगा। तो अर्थव्यवस्था को यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और धीरे धीरे पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे हम। तो सबसे पहले आज की बात हम करेंगे तो अर्थव्यवस्था की क्या परिभाषा होगी और अर्थव्यवस्था के क्या क्षेत्रक हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्टार सिटी अनूपपुर चैनल में स्वागत है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में बात करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय रूप से दो तरीके से अर्थशास्त्र को देखा गया है। उस दोनों तरीकों को हम पहले देखने की कोशिश करते हैं। पहला आता है कि अर्थशास्त्र की कार्यकारी परिभाषा पर पहुंचने से पहले इस दिशा में की गई दो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य कोशिशों का उल्लेख करते हैं। अर्थात ये कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से अर्थशास्त्र को किस प्रकार से देखा जाता है, उन दो मान्य कारणों का जो उल्लेख किए गए हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? एक अवधारणा का अध्ययन है और कुछ नहीं है, जो यह बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से, किसकी मदद से? दुर्लभ संसाधन, यानी कि कम से कम संसाधन, ज़्यादा संसाधन नहीं है, दुर्लभ है, कम संसाधन है, तो कम संसाधन की मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है। ठीक है, मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है, अर्थात संसाधन कम है और उत्पाद बहुत अच्छा, मूल्यवान और क्वालिटीदार तैयार करता है और उसे विभिन्न लोगों के बीच में वितरित करता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की अवधारणा का अध्ययन है, केवल एक अवधारणा है, उस चीज़ का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। उसमें क्या है कि एक अवधारणा ये है कि जो लोग हैं, जो समाज हैं, वो किस प्रकार से दुर्लभ संसाधन, जो कम संसाधन है, उसका उपयोग करते हुए बहुत ही मूल्यवान वस्तुओं को तैयार करते हैं और उनको समाज में विभिन्न लोगों के बीच में उनको वितरित कर देते हैं। ये होता है पहली अवधारणा। दूसरी जो उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं, यानी कि व्यक्ति, फर्म यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, सरकार या फिर अन्य कोई भी संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करते हैं, यानी कि कुछ भी कार्य करने के लिए इन सब के पास, व्यक्ति के पास, फर्म के पास, सरकार के पास या कोई भी संस्था है, उनके पास कई सारे विकल्प होते हैं, लेकिन वो अपने कौन से विकल्प को चयन करते हैं और कैसे करते हैं। यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह प्रभावित करता है, मतलब जो विकल्प उन्होंने चयन किया है, ये चयन संसाधन जो हमारे पास दुर्लभ संसाधन है, उसके उपयोग में समाज को किस तरह प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो सबसे पहले हमने दो चीज़ों को देखा, दो अवधारणा है यहाँ। अंतर्राष्ट्रीय रूप से अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज अपने आसपास स्थित दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करके किस प्रकार मूल्यवान वस्तुओं को तैयार करता है और उसको विभिन्न लोगों में वितरित कर देता है। और दूसरा जो कहता है कि जो भी व्यक्ति हैं, फर्म हैं, सरकार हैं या फिर और भी जितने संस्थाएं हैं, वो समाज में जो अपने विकल्प हैं, कई सारे विकल्प, अपने एक विकल्प का चयन करते हैं। तो कौन से विकल्प का चयन किए हैं, वो संसाधन जो उन्होंने चयन किए हैं, उन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, यानी पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, वो किस प्रकार से होता है, उसका जो अध्ययन है वही अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम कार्यकारी परिभाषा की ओर। देखते हैं क्या है अर्थशास्त्र की कार्यकारी परिभाषा जो हमेशा यूज किया जाता है। मानव अपने रोजमर्रा के जीवन में कई तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं।
ठीक है, उसको गतिविधियों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी ये गतिविधियों को ध्यान रखना, गतिविधियाँ होते क्या है पहले इसके बारे में देखेंगे। तो मानव अपने रोजमर्रा के जीवन में कई तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि कई प्रकार की गतिविधियाँ। अर्थव्यवस्था मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। क्या है अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था क्या है? मानव समाज की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि मानव जो होता है अपने रोजमर्रा के जीवन में कई सारे गतिविधियों में शामिल होता है, और अर्थव्यवस्था इसी गतिविधियों में से एक होता है आर्थिक गतिविधि। उसी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक इसी तरह जब हम देखते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करना राजनीति विज्ञान, सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करना सामाजिक विज्ञान, और प्रशासनिक गतिविधियों का अध्ययन करना लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था क्या है कि मानव क्या होता है अपने रोजमर्रा के जीवन में कई तरह की गतिविधियों में भाग लेता है या फिर शामिल होता है, और उन गतिविधियों में से आर्थिक गतिविधि जो होगी, तो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना, किस प्रकार से वो आर्थिक गतिविधियों में भाग लेता है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। आगे चलते हैं। लिहाजा इसे क्या मानविकी कहते हैं, लिहाजा इसको मानविकी कहते हैं, मानविकी। अब आते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र के व्यवहारिक उपयोग, व्यवहारिक यानी व्यवहारिक रूप से, तो अर्थशास्त्र के व्यवहारिक उपयोग, हमने अभी अर्थव्यवस्था की परिभाषा देख रहे हैं और अर्थशास्त्र को हमने दो तरीके से पहले देख चुके हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र जो हमने पहले दो तरीके से देखे वो अर्थशास्त्र के व्यवहारिक उपयोग, या अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करके, ठीक है, या तो हम अर्थशास्त्र का व्यवहारिक उपयोग करेंगे या उसके जो सिद्धांत हैं उनका उपयोग करेंगे। जब आर्थिक गतिविधियों वाले एक व्यवस्था की प्रारंभ की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। परिभाषा क्या बना? अर्थशास्त्र के व्यवहारिक उपयोग या अर्थशास्त्र के सिद्धांत, अर्थशास्त्र के जितने सिद्धांत हैं उनका उपयोग करके जब हम किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो उस व्यवस्था का जो प्रारंभ हुई है उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? अर्थशास्त्र के व्यवहारिक उपयोग या फिर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए एक ऐसी आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ किया है, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आर्थिक गतिविधि होता क्या है? आर्थिक गतिविधि होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। आर्थिक गतिविधि क्या है? आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधियां जिनमें अर्थ यानी धन, धन धन और संसाधनों की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई भी गतिविधि, मतलब हमारे समाज में ऐसी कोई भी गतिविधि जिनमें धन की प्राप्ति होती है या फिर संसाधनों की प्राप्ति होती है, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की कार्य हो, किसी भी प्रकार की सेवाएं हो, सर्विस हो, उत्पाद हो, बनाने की जो प्रक्रिया है, तो किसी भी प्रकार की गतिविधि जो आर्थिक हो, इसमें से धन आता है, तो वो क्या है? आर्थिक गतिविधि कहलाती है। अर्थशास्त्री इसे मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं और कहीं कहीं देखा गया है कि उसको 5 भागों में भी वर्गीकृत किया गया है। तो मुख्यतः हम 3 भागों में इसको पढ़ेंगे, पर 2 भागों को और भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं क्षेत्रक। तो कौन से क्षेत्रक हैं? सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अर्थशास्त्रियों ने इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये 5 क्षेत्रों में भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः हमने इसको 3 भागों में देखेंगे। पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र? प्राथमिक संसाधनों पर आधारित गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियां कहलाती हैं, या अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक संसाधनों पर आधारित गतिविधियां, प्राथमिक संसाधनों पर आधारित गतिविधियां। प्राथमिक संसाधन क्या होता है? प्राथमिक संसाधन जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रकृति से मिलता है, अर्थात कि हम उसको डायरेक्ट पृथ्वी से लेंगे या फिर प्रकृति से लेंगे। जैसे कि जल हो गया,
ये क्या है, प्राथमिक संसाधन है। मिट्टी हो गया, ये क्या है, प्राथमिक संसाधन है। वायु हो गया, ये क्या है, प्राथमिक संसाधन है। तो इसका उपयोग करके प्राथमिक संसाधनों पर आधारित गतिविधियां, इनका उपयोग करके जब गतिविधियां की जाती है वो प्राथमिक क्षेत्र की है या फिर प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियां कहलाती हैं। तो या फिर दूसरा परिभाषा क्या बोलता है, अर्थशास्त्र का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। कच्चे तौर पर हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, कच्चे जल हो गया, खनन हो गया, खनन के द्वारा हम पढ़ते हैं, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब क्या है, प्राथमिक। मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, कृषि हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। तो प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि ये हुआ। आगे चलते हैं, द्वितीय क्षेत्र या फिर इसी को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। देखते हैं ये क्या है, द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र यानी कि विनिर्माण का क्षेत्र, विनिर्माण का क्षेत्र, निर्माण का क्षेत्र या उद्योग का क्षेत्र, इन तीनों को मिला देते हैं तो यह बन जाता है औद्योगिक क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र प्लस विनिर्माण का क्षेत्र प्लस उद्योग का क्षेत्र, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र बनाते हैं। तो क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र उन देश या क्षेत्र में विस्तृत होगा जहां अवसंरचना का विकास हो गया है। अवसंरचना का विकास हो गया है। अवसंरचना यानी कि जो प्राथमिक अवसंरचनाएं होती हैं, जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, रोड हो गए, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए। द्वितीय क्षेत्र में कुछ उद्योग को कोर उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। द्वितीय क्षेत्र में जो कुछ उद्योग हैं उनको कोर उद्योग की श्रेणी में भी रखा गया है। तो क्या हुआ, निर्माण के क्षेत्र जितने हो गए, विनिर्माण के क्षेत्र हो गए, उद्योग के जितने क्षेत्र हो गए, ये सब द्वितीय क्षेत्र है। और द्वितीय क्षेत्र कहाँ होगा, जिन देशों में या जिन क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास पूर्णतः हो गया है वो द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे कोर उद्योग की श्रेणी में हम किसको रखेंगे, आइए देखते हैं। कोर उद्योग ऐसे बड़े उद्योग जिस पर सभी छोटे उद्योग निर्भर होते हैं, कोर उद्योग कहलाते हैं। जैसा इसे हम 8 उद्योग को जानते हैं, इसके बारे में हम 8 उद्योग के बारे में जानते हैं। क्या क्या है, आगे देखते हैं। इसका मतलब पहले समझें, ऐसे बड़े उद्योग जिस पर सभी छोटे उद्योग निर्भर हो। देखते हैं, जैसे कि विद्युत हो गया। विद्युत की अगर हम बात करें तो विद्युत क्या है, विद्युत जब निर्माण किया जाता है तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र उसमें जुड़े हैं। जैसे खनन के क्षेत्र हो गया, पानी डैम के क्षेत्र हो गया, इसके बाद जो छोटे कर्मचारी हैं वो सब उसमें जुड़े हुए हैं। जितने भी ये विद्युत हो गया, तो विद्युत हो गया। इसी तरह सीमेंट का उद्योग, कच्चा पेट्रोलियम। आगे देखते हैं, चलिए। देखिए, तो कोर उद्योग क्या हो गया, जिस पर छोटे बड़े उद्योग उस पर निर्भर होते हैं। तो पहला हो गया विद्युत, इस्पात, फर्टिलाइजर, सीमेंट, कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा पेट्रोलियम और रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज। तो ये सारे सब क्या हैं, द्वितीय कोर उद्योग हैं। कोर उद्योग यानी कि इन पर बहुत सारे उद्योग आश्रित होते हैं, इन्हीं के द्वारा वो चलते हैं। अब आते हैं द्वितीय क्षेत्र वास्तव में क्या है, इसके बारे में अब थोड़ा हम देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, मैंने बोला था प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलता है, तो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उसे उन्नत उत्पाद में बदला जाता है। उन्नत उत्पाद यानी कि जो उन्नत, यानी उसको हम किसी न किसी उत्पाद में हम बदलेंगे। किसका उपयोग करके, जो प्राथमिक संसाधन है उसका उपयोग करके बदला जाता है। अब प्रसंस्कृत रूप में बदला जाता है, प्रसंस्कृत रूप में उसको प्रसंस्कृत किया जाता है और उसकी दक्षता में वृद्धि की जाती है। इस गतिविधि को अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, या तो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होगा या तो उसका उपयोग करके उसे उन्नत उत्पाद में बदला जाता है, प्रसंस्कृत रूप में बदला जाता है और उसकी दक्षता में वृद्धि की जाती है, उसकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि की जाती है। इस गतिविधि को अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अब द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन लोग शामिल होते हैं,
दो प्रकार के लोग इसमें शामिल होते हैं, देखते हैं कौन कौन है। द्वितीय क्षेत्र में दो प्रकार के लोग शामिल होते हैं, एक होते हैं कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक किसे बोलेंगे? जो तकनीकी ज्ञान से परे होते हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होता है, जो तकनीकी होती है, उसको ज्ञान से परे होते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं, सीधे सीधे जो एजुकेट होते हैं, वो होते हैं कुशल श्रमिक, तकनीकी ज्ञान से परे। इसे वाइट कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है, वाइट कॉलर जॉब। जो कुशल श्रमिक होते हैं इनको वाइट कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है अकुशल श्रमिक, यानी जो तकनीकी रूप से अनजान होते हैं, इन्हें ब्लू कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। इनको हम श्रमिक बोल सकते हैं, जो दिहाड़ी श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको हम कह सकते हैं ये ब्लू कॉलर जॉब होता है। जबकि जो तकनीकी ज्ञान से परे होते हैं, जो कुशल श्रमिक होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, वो वाइट कॉलर जॉब से उनको जाना जाता है। आइए देखते हैं तृतीय क्षेत्र क्या है। तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र जहां मानव संसाधन का उपयोग करके प्रारंभिक गतिविधियों को प्रारंभ या पूर्ण किया जाता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। इसे सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। देखते हैं क्या है। मानव संसाधन का उपयोग करके, यानी मानव उसमें उपयोग होंगे, मानव उपयोगी होंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक गतिविधियों को प्रारंभ या पूर्ण किया जाता है, इसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे देखते हैं बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? जब बैंकिंग में क्या होता है, मानव गतिविधि, मानव क्या है, इसमें सेवा देते हैं, उसमें बैठे रहते हैं, उसमें पैसे लेन देन करते हैं, तो क्या करते हैं, सेवा देते हैं। बीमा, बीमा करते हैं, सेवा देते हैं। शिक्षक, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। चिकित्सक, जो चिकित्सक होते हैं क्या होते हैं, सेवा दे रहे हैं। पर्यटन, पर्यटन में क्या करते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र नहीं है पर्यटन, पर्यटन में क्योंकि उसका हम अवसंरचना का निर्माण किए हैं। अगर कहीं पर्यटन में जाया जाता है, कहीं पर्यटन के लिए जाते हैं, तो वह अपने से नहीं बना है, वहाँ उसको बनाया गया है उस प्रकार से, इसलिए वो वहाँ पास क्या है, सेवा सेक्टर में आएगा। कुछ आर्थिक चतुर्थक अब पंचम क्षेत्र भी मानते हैं, चतुर्थक और पंचम क्षेत्र भी मानते हैं। मैंने बताया था कि कुछ कुछ जो हैं उनको चौथा और पांचवा क्षेत्र भी जानते हैं। आइए धीरे धीरे इसको जानते हैं और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। चतुर्थक क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े श्रमिक होते हैं। क्या होता है? इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के श्रमिक जुड़े होते हैं। वास्तव में यह सेवाओं पर आधारित प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, जैसे कि इंटरनेट की सहायता से सूचना दूर तक पहुंचाना, इंटरनेट की सहायता से सूचना दूर तक पहुंचाना, यानी कि जो आजकल चल रहा है, ये होता है चतुर्थक क्षेत्र। आगे चलते हैं। पंचम क्षेत्र क्या है? पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र उन गतिविधियों के श्रमिकों को कहते हैं, पंचम क्षेत्र उन गतिविधियों के श्रमिकों को कहते हैं जो संगठन, कंपनी या किसी देश में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का समूह होते हैं और नीति निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी प्रत्येक गतिविधियां पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इन श्रमिकों को गोल्ड कॉलर जॉब श्रमिक कहा जाता है। बात को ध्यान से रखना। क्या है? सबसे पहले की बात करेंगे तो पंचम क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो क्या होंगे? संगठन, कंपनी या किसी देश की बात अगर आए तो कंपनी में क्या है, कंपनी के जो चेयरमैन होंगे, संगठन के जो चेयरमैन होंगे, किसी देश के जो बड़े उच्च पद, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई गवर्नर हो गए, वित्त मंत्रालय हो गया, ठीक है। तो जो समूह होते हैं ये नीति निर्माण में अपनी बहुत भूमिका निभाते हैं, अलग अलग नीतियाँ बनाते हैं अर्थव्यवस्था के लिए, और जो इनकी जो नीति निर्माण बनाए जाती हैं ये पूरी अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को क्या कहते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं। और इन्हें श्रमिकों को, इन जो श्रमिक हैं इनको क्या कहते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब श्रमिक बोलते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब श्रमिक कहा जाता है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है और पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था का, और दूसरा पार्ट इसका हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। ये क्लास आपको कैसा लगा और इसमें आपको कैसे समझ में आया, इसके बारे में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सभी तक पहुंचा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।